दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मेरी पिछली क्लास आप सबको मालूम होगा कि वो क्लास नीति निर्देशक तत्व से संबंधित थी और उसी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों मेरी क्लास जो है कि आज की नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित रहेगी। जैसा कि हम बहुत कुछ इसे बताने की एक लालसा रखे हुए हैं, लेकिन हम जब बताने के लिए सोच रहे हैं तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि पहले आपको आर्टिकल बता दूं, पहले अनुच्छेदों में उल्लेखित विषय को बता दूं, तब इससे जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों को लेकर आपके बीच में चर्चा करूंगा, जो मुख्य रूप से पीसीएस आईएएस जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आरओ की भी परीक्षा जैसा कि आने वाली है यूपी आरओ में, और उस आरओ से संबंधित जो प्रश्न आपके बीच में बनेंगे उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं आपके उसी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ा हुआ रहेगा जिसको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आज हम प्रमुख आर्टिकल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कल ही मैंने बता दिया था, मेरा पिछला वीडियो जो गया था पॉलिटी से संबंधित, उसमें मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में संविधान के निर्माण के समय से ही चला आ रहा है, और ऐसा नीति निर्देशक तत्व दुनिया भर के देशों में सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड में या तो देखा जाता है या फिर भारत में देखा जाता है। और इस नीति निर्देशक तत्व के संबंधित विषय को हम लोग संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में उल्लेखित किए हुए हैं। दोस्तों हमारा आज का भी क्लास 36 से प्रारंभ होगा और हमारी आर्टिकल बढ़ती जाएगी और 51 तक हमें पहुंचना होगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हम जो क्लास आज लेने जा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है, और इस तरह के नीति निर्देशक तत्वों से कुछ ऐसे अनुच्छेद जो लगातार पूछे जाते रहे हैं वो आपको इंपॉर्टेंट रूप में बताऊंगा ही, लेकिन पहले सभी आर्टिकल में शामिल सभी विषयों को मैं आपको बता दूं, और ताकि आप यह जान सकें कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से विषय जुड़े हुए हैं और किस आर्टिकल में जुड़े हुए हैं। तो हमारा व्हाइट बोर्ड आज आपको बता रहा है कि जिसमें आपको समझना होगा 36 से प्रारंभ होकर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम 36 को देख पा रहे हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों यहां राज्य की परिभाषा दी गई है, और भाग 3 के राज्य भाग 4 में भी प्रतिस्थापित किए गए हैं, अर्थात स्थापित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उस समय अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को पढ़े थे, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हमने यह पढ़ा था, वो भाग 3 की बात मैं कर रहा हूं जिसमें मौलिक अधिकार उल्लेखित है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य को हम लोगों ने उसे माना था जिसे विधि बनाने का अधिकार हो, उपविधि बनाने का अधिकार हो, आदेश देने का अधिकार हो, या इसके लिए इसमें संशोधन भी करने की उन्हें शक्ति दी गई हो। ऐसे सभी प्राधिकारियों को या ऐसे सभी प्राधिकारों को हम लोगों ने राज्य कहा था। लेकिन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे सामान्य राज्य नहीं जिसको आप उत्तर प्रदेश जानते हैं, बिहार जानते हैं, कर्नाटक जानते हैं, वो राज्य की बात नहीं हो रही है। राज्य वो है जिन्हें उपविधि, विधि, आदेश, उपदेश, आदेश इत्यादि देने का अधिकार प्राप्त हो या फिर उनमें बदलाव करने की शक्ति प्राप्त हो, उन सभी प्राधिकारियों को हम लोग राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों ऐसे प्राधिकार की बात करें तो हम अनुच्छेद 12, क्योंकि यहां कह रहा है भाग 3 के ही राज्य को भाग 4 में स्थापित किया गया है, और भाग 3 में क्या राज्य है? तो राज्य 4 प्रकार के, जिससे मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी अगर पिछला वीडियो देखेंगे, फंडामेंटल राइट से संबंधित वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये काफी डिटेल में मैं पढ़ाया हूं। फिलहाल मैं यहाँ याद दिला दूं आपको कि राज्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा केंद्र की सरकार और संसद, दूसरा होगा राज्य की सरकार और विधानमंडल, तीसरा होगा स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है या स्थानीय बोर्ड है। यह तीसरे प्रकार के राज्य में उल्लेखित किए गए हैं। जबकि चौथे प्रकार के राज्य में अन्य प्राधिकरणों को उल्लेखित किया गया है, और अन्य प्राधिकरणों के अंतर्गत एलआईसी को रखा गया है, ओएनजीसी को रखा गया है,
सेल और भेल कंपनियों को रखा गया है, विश्वविद्यालय को रखा गया है। तो यह सभी प्रकार के सरकारी ऐसे संस्थान जिन्हें अपने खुद के नियम बनाने और आदेश या उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो, इन सभी को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यही 4 प्रकार के राज्य यह कह रहा है कि अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी जो अनुच्छेद 12 में कहा गया है वही अनुच्छेद 36 में भी लागू होता है। अर्थात अनुच्छेद 36 में भी 4 ही प्रकार के राज्यों का उल्लेख है। अब हम आ जाते हैं 37 के संदर्भ में। 37 क्या कहता है दोस्तों? भाग 4 के उपबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी तथा कर्तव्य राज्य को होगा। अर्थात दोस्तों कल के वीडियो में ही आप देख चुके थे कि यह कर्तव्य जो है, जो राज्य का है, वह नीति निर्देशक तत्व के रूप में है। कल मैंने यह बताया था कि अधिकार तो आपके लिए है, लेकिन राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व तो उसका कर्तव्य है। यह अलग विषय है कि आपके कर्तव्यों की आगे चर्चा होगी, लेकिन यहां राज्य के कर्तव्य की चर्चा हो रही है, राज्य की जिम्मेदारियों की चर्चा हो रही है, जिसमें 37 में यह बताया गया है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसी को है, तो राज्य को है। यही 37 में कही गई बात है। अब 38 में क्या कहा जा रहा है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय बनाएगा तथा असमानता को दूर करेगा। अर्थात लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अर्थात जनता का कितना अधिक कल्याण हो सके, उनके कल्याण में कितनी अधिक वृद्धि हो सके, इसके लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करे, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे और जितनी भी प्रकार की असमानता है उसको दूर करे। जातिवाद की असमानता हो, ऊंच नीच की असमानता हो, आर्थिक और तंगी की असमानता हो, बेकारी और बेगारी की असमानता हो, महिला पुरुष के बीच में असमानता हो, इस प्रकार के किसी भी क्षेत्रवाइज समानता हो, असमानता हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार की असमानता को जितना जल्दी हो सके राज्य दूर करे। जो राज्य यह कार्य करेगा वह उतना बेहतर और कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। यह भी आपको उल्लेखित किया गया है, यह जिम्मेदारी दी गई है 38 के अंतर्गत एक राज्य को कि वह राज्य लोक व्यवस्था के लिए, लोक कल्याण के लिए, उसकी अभिवृद्धि हेतु कार्य करे और जितने भी प्रकार की असमानता है उसको दूर करने का काम करे। यह 38 में दी गई है, असमानता को दूर करने की बात की जा रही है 38 में। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या कह रहा है दोस्तों? राज्य द्वारा अपने नागरिकों, राज्य द्वारा अपने नागरिक, आप कहेंगे कि राज्य का कोई नागरिक नहीं होता है, ये गलत है। राज्य के निवासी लोग होते हैं अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अर्थात भारत में नागरिकता सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है, देने की शक्ति और छीनने का भी अधिकार केंद्र को है। लेकिन यहाँ राज्य के संदर्भ में जो भी जिस क्षेत्र के निवासी हों उन्हीं को राज्य के नागरिक के संदर्भ में यहाँ संबोधित कर रहा है। राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए लोक व्यवस्था बनाए रखना होगा, मतलब कि हर राज्य का यह दायित्व है, हर राज्य का यह कर्तव्य है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखे, क्योंकि जब तक लोक व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तब तक किसी का विकास नहीं हो सकता है। एक स्वच्छ मानसिकता में लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक बेहतर माहौल क्रिएट नहीं हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो सकता है तब तक न राज्य का विकास हो सकता है, न व्यक्ति का विकास हो सकता है। इसलिए हर राज्य की जिम्मेदारी है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखे, ताकि हर प्रकार के प्रबुद्ध लोग, हर प्रकार के स्किल्ड लोग अपने स्किल्ड और अपने क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ सके। यह भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूप में रखा गया है। फिर हम 39A को देखेंगे, स्मॉल ए का उल्लेख मैंने किया हूं, यहां देख सकते हैं स्त्री तथा पुरुष, इन दोनों के संबंध में स्त्रियों तथा पुरुषों को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराना। अर्थात हर प्रकार के लोगों को, स्त्री और पुरुष की बात से हर प्रकार के लोगों को आजीविका के एक समान साधन उपलब्ध कराइए, इस
बात का उल्लेख राज्य के लिए किया गया है। राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य स्त्री या पुरुषों के आजीविका के लिए समान साधन उपलब्ध कराए। मतलब जितना पुरुष को समान साधन उपलब्ध करा रहे हैं, उतनी ही साधन महिला के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। और राज्य की जिम्मेदारी है कि बराबर रूप में स्त्री और पुरुष को समान साधन उपलब्ध कराया जाए। 39A क्या कह रहा है? जैसे बहुत सारे विभेद हैं, स्त्रियों के लिए बहुत सारे कामों को पुरुष बिरादरी नहीं करने देती है या पुरुष मानसिकता के लोग नहीं करने देते हैं। कई बार सरकार भी स्त्रियों के लिए जगह नहीं उपलब्ध करा पाती है। जैसे कि आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले तक सेनाओं में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था। हालांकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अब महिलाओं को भी सेनाओं में जगह देने का फैसला लिया है। उसी तरह दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां महिलाओं को अवसर नहीं मिलता था। वहां पुरुष तो आजीविका के साधन उपलब्ध कर पाता था, लेकिन स्त्रियां उस जगह पे उपलब्ध नहीं कर पाती थीं। ऐसे भी जगहों पर अब स्त्रियों को ले जाने का अवसर दिया जा रहा है, स्त्रियों को पहुंचने का अवसर दिया जा रहा है, स्त्रियों को वहां जाकर आजीविका के साधन प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार का राज्य की जिम्मेदारी होगी कि हर जगह जहां पुरुष को अवसर दे रहे हैं, वहां महिला को भी अवसर दें। जहां पुरुष आजीविका के साधन प्राप्त कर पा रहा है, वहीं महिला भी आजीविका के साधन प्राप्त कर सके। इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने का कार्य राज्य को दिया गया है। यह आर्टिकल 29A में दिया गया है। 39A है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे 39A जो है, ये फिर कैपिटल ए के बारे में बात कर रहा है। कैपिटल लेटर ए क्या कह रहा है? सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाए तथा समान न्याय उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, ये जो आप 39A लिख रहे हैं, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। और इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि भारत के सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। मतलब कोई भी आदमी विधिक सहायता लेना चाहता हो, वकील प्राप्त करना चाहता हो, अपने खिलाफ हुए मुकदमे की लड़ाई लड़ना चाहता हो, तो उसके लिए विधिक जो सहयोगी होते हैं या विधिक सलाहकार होते हैं, उसके लिए भारी मात्रा में पैसा देना पड़ता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि एक बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील लाखों रुपया चार्ज लेकर किसी को सलाह देते हैं या किसी के मुकदमे को लड़ते हैं। इस लाखों रुपए की देने की हैसियत में भारत के बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, उस पहुंच में नहीं आ पाते हैं। उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती है कि वो लाख रुपया खर्च करके अपनी मुकदमे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकें। इस एवज में भी वह न्याय से वंचित रह जाते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए यह राज्य का कर्तव्य है, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि हर नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करे। हालांकि ऐसा अभी नहीं सरकारों ने कर पाया है, लेकिन कोशिश ये है कि, और हम लोग चाहते भी हैं कि आने वाले दिनों में राज्य इस जिम्मेदारी को निभावे और हर गरीब अमीर सबके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है समान न्याय की व्यवस्था किया जाए। मतलब एक समान न्याय सबके लिए हो, यह भी बेहद जरूरी है। जैसा कि हमारे समाज में आज भी एक समान न्याय के लिए लोग तरसते रहते हैं, आज भी एक समान न्याय की लोग उम्मीद पाले रहते हैं। कानूनी तौर पर भी समान न्याय में अंतर है और व्यवहारिक तौर पर भी समान न्याय में अंतर है। आप देखे होंगे, यदि आप साइकिल से जा रहे हो या रिक्शा से जा रहे हो, आपको बहुत सारे लोग, रिक्शा वालों को देखते होंगे, बहुत सारे फॉर्च्यूनर वाले लोग या बड़े कार वाले लोग अभद्रता से उनके साथ पेश आते हैं, उनको गाली तक दे देते हैं उस रिक्शा वाले की। वो रिक्शा वाला कुछ नहीं कर पाता है, जबकि आपको पता होगा कि वह भी कानून के दायरे में आता है, उसके ऊपर भी उतना ही कानून का अधिकार प्राप्त है। वो चाहे तो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उसके साथ अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, न्याय का सहारा ले सकता है। लेकिन वह रिक्शा वाला सामान्य तौर पर चुप रह जाता है, क्योंकि उसको पता है कि न्याय हम जैसे लोगों को नहीं मिलती है, हमारे जैसे लोगों के लिए न्याय नहीं है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे गरीब लोगों के उस अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, जो अधिकार बने तो हैं लेकिन उनको मिले नहीं हैं, अगर मिले भी हैं तो उसका उपयोग वो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऐसी न्याय पद्धति की स्थापना करे जो सबको एक समान नजर से देखे, सबके लिए एक व्यवस्था बनाकर काम करे। वैसे समान तौर पर कहीं देखा जाता है स्त्रियों के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, कानून को
को ध्यान में रखते हुए कहीं SC ST वर्ग के लिए बहुत अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है, कहीं जनजातियों के लिए अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है। तो यह भी अपने आप में कहीं ना कहीं असमानता को दर्शाता है, लेकिन समाज के हित में जितना कुछ करना चाहिए वो संविधान समय समय पर करेगा ही, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संविधान खुद को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। समय और परिस्थितियों के अनुकूल संविधान खुद अपने आप को अपडेट होता है, और धीरे धीरे ही सही समाज उस तरफ जरूर बढ़ेगा जब समान न्याय की व्यवस्था होगी, जब निःशुल्क न्याय सबको मिलेगा, जब अनिवार्य न्याय सबको मिलेगा। इस आस के साथ हमारे संविधान में अनुच्छेद 39 कैपिटल A जोड़ा गया और यह 1976 में जोड़ा गया, और राज्यों को जिम्मेदारी दी गई जितना जल्दी हो सके सबके लिए न्याय और निःशुल्क न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। दोस्तों, हम 39A के बाद 39B देखेंगे। 39B जो है यह कह रहा है सभी के हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का बराबर वितरण हो। मतलब कि जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि संसाधनों पर किसी का अधिकार नहीं होता है, संसाधन प्राकृतिक होता है और संसाधन पर सबका बराबर का अधिकार होता है। इस व्यवस्था को हम लोग सिर्फ पढ़े हैं, सुने हैं, देखे नहीं हैं। इसी देखने की आस में अनुच्छेद 39B में यह व्यवस्था की गई है कि बिना किसी भेदभाव के संसाधनों का समान वितरण राज्य कर सके, संसाधनों के या भौतिक संसाधनों का बराबर वितरण हो सके। इसी बात को लेकर हम नीति निर्देशक तत्वों में इस विषय को जोड़ते हुए राज्य से उम्मीद किए हुए हैं कि जो राज्य ऐसा करेगा, जितना जल्दी करेगा, वह राज्य उतना बेहतर राज्य कहलाएगा, उतना अधिक अपने राज्य के निवासियों का कल्याण कर पाएगा, अर्थात वह उतना बेहतर कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। तो दोस्तों, इस बात का भी उल्लेख है 39B में एक समान संसाधनों के वितरण की बात की गई है, और यह राज्य को जिम्मेदारी दिया गया है कि B में बराबर वितरण कर सके भौतिक संसाधनों का, B में 39B में बराबर वितरण कर सके भौतिक संसाधनों का। अब लिखेंगे और देखेंगे 39C क्या कहता है। C कहता है दोस्तों, सभी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो। सर्वसाधारण मतलब सामान्य लोग की बात कर रहा है, और आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस तरह हो कि सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो, उनके लिए भी हितकारी हो सके। अर्थात उस व्यक्ति की बात करता है जो समाज के अंतिम पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी सरकार से आस लगाया हुआ है, वो भी सरकार से उम्मीद पाला हुआ है कि सरकार कोई अगर नीति बनाती है, सरकार कोई योजना बनाती है, उस योजना में हमारी भी हिस्सेदारी हो, हमें भी योजना का लाभ मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 39C में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो जिसमें किसी भी अर्थात सर्वसाधारण जनता के लिए अहितकारी न हो सके। ऐसा न हो कि वह नीति एक को फायदा पहुंचाने वाली हो और दूसरे को नुकसान करने वाली हो। खासकर अमीरों को या समाज में सक्षम लोगों को ज्यादा लाभ दे सके, और जो अक्षम लोग हैं या गरीब लोग हैं या समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अहितकारी हो जाए, यह भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य ऐसा कर सके। इसलिए जितना जल्दी हो सके यदि समाज में ऐसा हो रहा हो तो राज्य इस तरह की व्यवस्था का समापन करे और राज्य ऐसे व्यवस्था स्थापित करे जिसमें सर्वसाधारण के लिए भी हितकारी हो सके, सर्वसाधारण के लिए फायदेमंद हो सके। आप समाज में ऐसी बहुत सारे त्रुटियां और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं देखते हैं जिसमें गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों का अहित होता है। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे जब कहीं किसी क्षेत्र से कोई ऑफिसर्स या नेता गुजरते हैं तो उस सड़क के किनारे बनी हुई बिल्डिंगें जिसमें दुकान शिफ्ट हैं उनको बंद नहीं कराया जाता है, लेकिन उसी सड़क के किनारे ठेला लगाए कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, ठेला लगाने वाले को हटा दिया जाता है, चाय बेचने वाले को हटा दिया जाता है, समोसा बनाने वाले को हटा दिया जाता है। इससे ऐसी व्यवस्था है कि जब नेता गुजरे तो व्यवस्था तो सुधारी जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था को सुधारने के दौरान देखा यह जा रहा है कि सर्वसाधारण में जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए अहित हो जा रहा है।
जबकि राज्य की जिम्मेदारी क्या दी गई है 39C के अंतर्गत कि राज्य आर्थिक संसाधनों का या किसी प्रकार से किसी व्यवस्था को ऐसे संचालित करे जिसमें सर्वसाधारण का अहितकारी न हो, सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो, खासकर आर्थिक व्यवस्था के संचालन के अंतर्गत यह किया गया है। लेकिन यह भी बात मैं यहाँ कह दे रहा हूँ, सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं जो सर्वसाधारण के लिए लाभकारी होते हैं, सामान्य वर्गों के लिए तो नहीं, अपर क्लास के लोगों के लिए नहीं, सक्षम लोगों के लिए नहीं, लेकिन सर्वसाधारण के लिए हितकारी होते हैं। यह भी सरकार बनाती हुई रहती है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सरकार ऐसे लगातार काम करेगी। जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार ने जो काम किया है वो गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। स्किल्ड के अंतर्गत जो मुद्रा योजना बनाई है सरकार ने, वो भी सर्वसाधारण के लिए बनाई है। तो बहुत सारे ऐसे आर्थिक व्यवस्था है जो सर्वसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी इस बात को तय करते हुए बता दिया गया है कि कोई ऐसी आर्थिक नीतियां न बनाएं जिससे सर्वसाधारण का अहितकारी हो जाए या सर्वसाधारण के लिए हानिकारक हो जाए, नुकसानदायक हो जाए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम आज के इस क्लास में आप लोगों को इतना तक बताए 39C तक, और आगे के आर्टिकल हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे ताकि आपको पूरी वीडियो की हर आर्टिकल से संबंधित जो भी विषय हैं उसकी सही व्याख्या मिल सके और ठीक से जानते हुए आप परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप जो है कि ऐसा देख पा रहे हों कि हमारे वीडियो में कुछ त्रुटि महसूस हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या कुछ जानना चाहते हों तो भी हमें बताइए। आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।